Welcome to DSCJ online classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself Neeraj Sharma, teacher from District Toda. In today's session, we will discuss chapter 1 of 10th class Political Science, and the title of our chapter is Power Sharing. I have divided this chapter into two parts, part 1 and part 2. Today in part 1, that is the current session, we will discuss about the few basic things about power sharing, right? The main objectives identified so far to discuss this chapter are displayed here. The objectives are meaning and concept of power sharing. जैसे जैसे हम लेसन में चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे, और यहीं पे हमारा फोकस भी होना चाहिए कि आखिर हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से ये है कि हमें पावर शेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता लगे और हम मीनिंग समझ पाएँ पावर शेयरिंग का। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ नीड फॉर पावर शेयरिंग। तो जब हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो फिर हमें ये भी समझ आ जाएगा कि पावर शेयरिंग की नीड क्या है। वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, हमें कौन सी सिचुएशन में पावर शेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। एंड देन वी विल आल्सो बी एबल टू नो अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये तो आज के हमारे सेशन में कंप्लीट नहीं होगा, बट वी विल मेक श्योर कि हम अपने फर्स्ट दो ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो आज के सेशन में हम अचीव कर पाएँ। सो आइए हम देखते हैं। पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट को हम किसी डेफिनेशन से समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इंस्टेड हम क्या करेंगे, हम एक सिचुएशन को समझेंगे और सिचुएशन से हम एक डेफिनेशन को इवॉल्व करेंगे। सो दैट इज़ द स्ट्रेटजी जो हमें अपनानी है। हमने एग्जांपल ली है बेल्जियम की। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है। तो वहाँ की बहुत ही सूटेबल एक एग्जांपल है पावर शेयरिंग को समझने की। हमने बेल्जियम की थोड़ी सी हिस्ट्री का स्टडी किया तो हमें ये पता लगा कि बेल्जियम में क्या है। बेल्जियम में दो तरह के लोग रहते हैं, दो मेजर वहाँ पे रीजन्स हैं। एक जो रेडिश कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, आप मैप में देख सकते हैं, और एक येलोइश कलर से। तो दोनों मेन रीजन्स हैं। तो जो रेडिश रीजन है इसको वालून रीजन कहा जाता है अपने बेल्जियम का, और इस रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी है, राइट। नेक्स्ट जो है आपका येलोइश जो रीजन है, ये इसका नाम है फ्लेमिश। तो यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। इन दो के अलावा एक और छोटा ब्राउन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम एंड दैट इज़ ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में जो है वहाँ का भी मैं अभी आपको डेटा देता हूँ। एक और छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है कि जर्मन स्पीकिंग लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि इस मैप से हमको क्या बताने की कोशिश की गई है कि बेल्जियम में 3 मेजर लैंग्वेजेस थी। एक फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, डच स्पीकिंग लोग थे, और जर्मन स्पीकिंग लोग बहुत कम थे। बट 2 मेजर वहाँ पे कम्युनिटीज़ थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी। साइडवेज थोड़ा सा और देखते हैं हम। जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश मीन्स दिस येलोइश वन, यहाँ पे 59% पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज वाले लोगों की है। और वालोनिया जो रीजन है रेडिश वाला, यहाँ पे 40% पॉपुलेशन है फ्रेंच की। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं दे आर इन मेजॉरिटी इन होल बेल्जियम, राइट। दिस पॉइंट हैज़ टू बी नोटेड। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ब्रुसेल्स की हम बात करें। पूरे बेल्जियम में जो है डच स्पीकिंग लोग जो हैं दे आर इन मेजॉरिटी, बट इन ब्रुसेल्स
द डच स्पीकिंग पीपल आर ओनली 20% एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर 80%। तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कंपोजिशन जो है वो बेल्जियम का दिखाया गया है, एथनिक कंपोजिशन। एथनिक मीन्स विच हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन और anything like that. It is basically based on the historical culture। अगर इन्होंने कोई एक सा कल्चर इन्होंने शेयर किया है, भले ही वो उनका रिलीजन अलग भी हो सकता है, तो इनकी एथनिसिटी के हिसाब से इनकी वहाँ पे लैंग्वेजेस थी कि कुछ लोग जो है वो डच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे और जर्मन स्पीकिंग 1% लोग वहाँ पे थे। तो आइए देखते हैं क्या हुआ वहाँ पे। टेंशन्स अरोज्ड इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में कुछ टेंशन्स क्रिएट हुई। हम पढ़ेंगे कैसे हुई। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी बेल्जियम की, वो रिच भी थे, पावरफुल भी थे, इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड थे। आप ये बात समझ सकते हैं, ठीक है। और जो मेजॉरिटी थे डच स्पीकिंग पीपल, दे वर लैगिंग बिहाइंड, वो उनके बिल्कुल पीछे थे। देयर वाज ए रिजेंटमेंट एमंग डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गाट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मच लेटर। तो जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये चीज़ें थोड़ा लेट पहुंची, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो थोड़ा इस चीज़ से पहले फ़ायदा उठा गए, जिसकी वजह से वो कंपैरेटिवली डच स्पीकिंग लोगों से आगे बढ़ गए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों में एक रिजेंटमेंट थी। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द टू ग्रुप्स ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। तो 1950 और 60 के बीच में इनकी टेंशंस जो हैं वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो हमको ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए भी नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज़ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पावर शेयरिंग का है, राइट। तो इनकी टेंशन जो हैं हमें इतना समझ आ गया कि यहाँ से इनकी टेंशन शुरू हो गई और वो बढ़ गई 1950s और 60s के बीच में। द प्रॉब्लम वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में ये टेंशन जो थी ये कुछ थोड़ी ज़्यादा ही थी, जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की। द डच स्पीकिंग पीपल हैड मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन ब्रुसेल्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग लोग जो थे वो माइनॉरिटी में थे, अदरवाइज़ वो अगर जब हम होल बेल्जियम की बात करते हैं तो वो मेजॉरिटी में हैं। जब इनके बीच में टेंशन्स हुई तो अब हम देखते हैं कि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेजर लीडर्स थे उस वक़्त के, उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए, उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लिए। तो इनिशिएटिव्स बाय बेल्जियन लीडर्स, व्हाट दे डिड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इश्यूज़ एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच speaking people and French speaking people. Let us see here. They recognize the existence of regional differences and cultural diversities. तो उन्होंने तो सबसे पहले एनालिसिस किया, विश्लेषण किया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और रीजनल डिफरेंसेस कहाँ पे हैं, डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के डिफरेंसेस क्या हैं, उनको एनलिस्ट किया, उनको हाईलाइट किया। देन व्हाट दे डिड, between 1970 and 1993 they amended the constitution 4 times to resolve the issues। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार उसकी अमेंडमेंट की, 4 बार उसमें चेंजेस लाई। क्या चेंजेस लाई अब हम वो देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, तो उन्होंने जो वो 4 मेजर चेंजेस लाई तो उससे वहाँ का जो गवर्नेंस का तरीका था वो पूरा का पूरा ही बदल गया, ठीक है। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या चेंजेस लाई। दे डिक्लेयर्ड दैट द नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने ये प्रोविजंस जो है वो इनकॉर्पोरेट किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो मेजर 2 कम्युनिटीज़ हैं डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, तो उनके मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर में होंगे। दे विल बी हैविंग इक्वल शेयरिंग इन मिनिस्ट्रीज़ इन सेंट्रल गवर्नमेंट।
सो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो है बेल्जियन लीडर्स की ओर से, एक बहुत बड़ा स्टेप था। व्हाट नेक्स्ट? द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स वर मेड ऑटोनॉमस। जो आपने देखा जो दो मेन रीजन थे, एक फ्लेमिश एक वालूना रीजन, उन दोनों रीजन्स में जो स्टेट्स थी उन स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सबऑर्डिनेशन से फ्री कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि उनको ऑटोनॉमस बना दिया कि आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए। सेंटर की तरफ से उनको बहुत कम इंटरफेरेंस रहने लगी। ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्राम ईच कम्युनिटी। तो ब्रुसेल्स चूँकि कैपिटल थी वहाँ की, तो वहाँ पे एक और गवर्नमेंट थी और उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी दोनों कम्युनिटीज़ की। सो ये बेल्जियन मॉडल था और ये यूनिक था और बहुत इनोवेटिव था। उससे पहले ये किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया था और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके बाद भी ये ऐसा किसी ने नहीं किया है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स एज डच एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी देखिए उन्होंने क्या जोड़ तोड़ वहाँ पे बनाया कि ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग लोग सिर्फ 20% थे और फ्रेंच स्पीकिंग 80% थे, बट वहाँ की गवर्नमेंट में उन्होंने 50-50% दोनों को रिप्रेजेंटेशन दी। और वो क्यों माने? अगर वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग 80% थे तो उन्होंने इसलिए माना कि बाहर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पे 50% पे एग्री किया है डच स्पीकिंग लोगों ने भी। राइट, पॉइंट ये है कि डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो मेजॉरिटी में थे होल बेल्जियन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको कोई ज़्यादा शेयर नहीं मिला, उनको भी 50% मिला। और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग थे वो भी 50% उनको शेयर मिला, इंस्टेड कि वो माइनॉरिटी में है तब भी। तो इसीलिए ब्रुसेल्स में उन्होंने उनके इस एग्रीमेंट को कॉम्प्लीमेंट किया। राइट, अपार्ट फ्राम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ए थर्ड काइंड कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। व्हाट दे डिड मोर इनोवेटिव, कि उन्होंने और लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कम्युनिटी से बाहर बच गए उनको एब्जॉर्ब करने के लिए उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। ये वहाँ की तीसरी गवर्नमेंट थी और उसमें सभी जो लैंग्वेजेस के लोग थे उनको उसमें हिस्सा पार्टिसिपेशन दी गई, रिप्रेजेंटेशन मिली। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसका क्या काम था कि जो भी इश्यूज़ थे कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज के रिलेटेड, लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट, कहीं किसी लैंग्वेज के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, कल्चरल जो कोई भी एक्टिविटीज़ उनकी थी उनको टेकअप करना, उनको प्रमोट करना, एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो है उनका ध्यान रखना, उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेल्जियम ने एक इनोवेटिव ढंग से जो है वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट को टैकल किया। अभी इसका हम कंक्लूजन नहीं समझेंगे, अभी कंपैरेटिव हम एक और ऐसी ही सिचुएशंस को हम देखेंगे। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका। तो आइए देखते हैं श्रीलंका में क्या हो गया। तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे वहाँ की भी एथनिक कंपोजिशन। तो वहाँ पे क्या है कि श्रीलंका में, अभी आप देखिए मैप देखा आपने, जो हमारे साउथ से बहुत थोड़े ही किलोमीटर्स दूरी पे है श्रीलंका। यहाँ पे येलोइश रीजन एक दिखाया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे सिन्हाला बोलने वाले लोग 74% रहते हैं, ठीक है जी। 74% सिन्हाला एक वहाँ की भाषा का नाम है। राइट, नेक्स्ट इज़ दिस ब्राउन रीजन, दिस इज़ द श्रीलंकन तमिल रीजन।
तो बाकी जो भी येलो के अलावा जो भी है वो तमिल स्पीकिंग लोगों का रीजन है, राइट। ये है सिन्हाला स्पीकिंग रीजन। तो जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे वहाँ पे वो 74% थे। तो आप देखिए बहुत बड़ा एरिया भी जो है वो कवर हुआ है। और ये जो सिन्हाला स्पीकर्स थे इनमें मोस्टली जो लोग थे वो बुद्धिस्ट लोग थे ज़्यादा, उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट। देन देयर वर तमिल स्पीकिंग पीपल, टोटल जो थे वो 18% थे। देन देयर वर श्रीलंकन, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनमें दो कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी थी श्रीलंकन तमिल्स, दूसरी थी इंडियन तमिल्स, जो जिनके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं इंडिया से थे। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे देवर 13%, राइट। एंड तमिल स्पीकर्स मोस्टली जो थे वो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स थे, जो भी तमिल बोलने वाले लोग थे। और जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो 74% जो लोग वो बुद्धिस्ट लोग उसमें ज़्यादा थे। क्रिश्चियनिटी वहाँ पे थी 7%, जो सिन्हाला कम्युनिटी में भी थी और तमिल कम्युनिटी में भी थी। तो ये वहाँ की भी कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी कंपोजिशन है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। श्रीलंका में क्या हो गया। सून एज श्रीलंका एमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, जैसे ही 1948 में श्रीलंका को जो है वहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली, तो वहाँ की जो सिन्हाला कम्युनिटी थी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। तो उन्होंने ये अपनी कोशिशें करना शुरू कर दिया कि सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग हैं दे आर इन मेजॉरिटी, उनकी मेजॉरिटी वहाँ पे, तो उनकी ही डोमिनेंस कंट्री में हो। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली उसके फ़ौरन बाद से उनकी ये हरकत शुरू हो गई। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तो 1956 में उन्होंने, गवर्नमेंट ने भी उनकी सहायता की सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों की, कि उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया जिस एक्ट के हिसाब से सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया गया, जिससे जो तमिल बोलने वाले लोग थे कहीं ना कहीं वो हर्ट हुए। Preferential policies were framed to favor Sinhala applicants for university positions and government jobs। तो उन्होंने और क्या काम किया कि प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लॉन्च करने शुरू किए। सिन्हाला जो वहाँ की गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, जिससे किसको फ़ायदा मिलता था डायरेक्टली, सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को जॉब्स में उनको फ़ायदा मिल रहा था, उनको यूनिवर्सिटीज़ में उनको रिजर्वेशन मिल रहा था। सो ये एक डिस्क्रिमिनेशन थी दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ। आगे देखते हैं क्या हो गया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टाइपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। उन्होंने एक और चीज़, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाली थी, तो उन्होंने बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बदलाव किए। दिस लेड टू ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन एमंग श्रीलंकन तमिल्स। तो यहाँ पे जो श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल पीपल थे, तमिल कम्युनिटी के लोग थे, वो एलाइनेटेड, उनको एक जो है अकेलेपन का एहसास, उनको एक अलग करने वाली फीलिंग जो है उनमें आई, एक नेगेटिविटी उनमें जन्म ले गई। अल्टीमेटली उन लोगों ने क्या किया, जो तमिल बोलने वाले लोग थे उन्होंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और एजिटेशन शुरू हो गए, और दैट टर्न इनटू ए सिविल वॉर। तो वो सिविल वॉर का उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली, और दोनों साइड से थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड फ्राम बोथ द साइड्स, फ्राम सिन्हाला कम्युनिटी एज वेल एज द फ्राम तमिल कम्युनिटी। तो आप देखिए कि ऐसी ही कॉम्प्लेक्स जो वहाँ पे था बेल्जियम में भी सिचुएशन, इतनी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वहाँ भी थी, वैसी ही सिचुएशन श्रीलंका में भी थी। बट
जो बेल्जियम के लीडर्स थे, बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई अलग प्रोसीजर अडॉप्ट किया और श्रीलंकन ने कुछ अलग से प्रोसीजर अडॉप्ट किया। तो आइए हम दोनों को ज़रा कंपेयर करके उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ बोथ द एग्जांपल्स। देखिए बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम में वहाँ की गवर्नमेंट ने इक्वलिटी इन ऑल रेस्पेक्ट इसको मेंटेन किया। दे मेंटेन इक्वलिटी एमंग द डिफरेंट ग्रुप्स इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इक्वलिटी कैसे? उन्होंने उनको मिनिस्ट्रीज़ में रिप्रेजेंटेशन बराबर की दी, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट में उनको बराबर की रिप्रेजेंटेशन दी, उन्होंने जो ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट बनी उसमें उनको बराबर की रिप्रेजेंटेशन दी। कोई भी डिस्क्रिमिनेटिव चीज़ सामने नहीं आई। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस। तो आपने देखा बेल्जियम की जब हमने एग्जांपल पढ़ी तो वहाँ पे किसी एक कम्युनिटी को ऊपर या किसी एक को नीचे नहीं रखा गया, बल्कि दोनों को पैरेलली साथ चलाया गया। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़। तो वहाँ की जो बेल्जियम की जो अप्रोच थी उनकी ये थी कि उन्होंने रिस्पेक्ट की सारी रिलीजन्स को और कम्युनिटीज़ को जो भी वहाँ पे रह रहे थे। दैट इज़ वाई वहाँ का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हुआ। देयर वॉज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो बनाए गए। पावर शेयरिंग कैसे की जाए उसके लिए कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट्स ने आपस में बैठ के जो सबको एक्सेप्टेबल चीज़ें थी उनको उनके ऊपर वर्कआउट किया और उसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब कंपैरेटिवली देखते हैं श्रीलंका में क्या हो गया। श्रीलंका में ऐसा कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं रही। वहाँ बात मेजॉरिटेरियनिज़म की आ गई। मेजॉरिटेरियनिज़म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज़म मीन्स ए बिलीफ ऑफ हैविंग मेजॉरिटी टू रूल द कंट्री, कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ को भले ही तकलीफ़ हो लेकिन मेजॉरिटी ही रूल करे। इस विचार को हम कह सकते हैं मेजॉरिटेरियनिज़म। सो श्रीलंकन्स ने मेजॉरिटेरियनिज़म को अडॉप्ट किया। इनइक्वलिटी, सिन्हालाज गिवन प्रेफरेंस। देखो इक्वलिटी बेल्जियम में इक्वलिटी थी और सिन्हाला में इक्वलिटी, ये श्रीलंका में इक्वलिटी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सिन्हालाज को न सिर्फ जॉब्स में उनको प्रेफरेंस दी, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंस नहीं दी, बल्कि उनकी ही भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया गया। बाकी तमिल स्पीकिंग लोगों को जो है उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो इक्वलिटी नहीं रही। एस्टेब्लिश्ड सुपरमेसी ऑफ सिन्हालाज। द गवर्नमेंट ने काम किया सिन्हालाज की सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। सो दैट इज़ अगेन इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन विद द तमिल स्पीकिंग पीपल। बुद्धिज़्म गिवन प्रेफरेंस। तो आपने देखा इन्होंने किसी एक रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इन्होंने एफर्ट्स किए, जब हम बेल्जियम की बात कर रहे थे तो वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियन मेजर जो है उनको अडॉप्ट किया गया, जबकि बेल्जियम में वहाँ पे एकोमोडेट किया गया, चीज़ों को एडजस्ट किया गया, मैनेज किया गया। सो देखते हैं कि इससे आप क्या समझ पाए। हमने दोनों जगह की सिचुएशंस को पहले एनालाइज़ किया, फिर दोनों जगह की सिचुएशन में किन और नई जो क्या परिस्थितियाँ बनी उसका एनालिसिस हमने किया। तो इसका हम देखते हैं रिज़ल्ट क्या हुआ। अगर बेल्जियम में उन्होंने अच्छा किया तो उसका रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए। बेल्जियम सक्सेसफुली मैनेज टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। तो बेल्जियम कामयाब हो गया कि वहाँ की जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर हो सकती थी, रिफ्ट पैदा हो सकती थी, उसको अवॉइड उन्होंने कर लिया। वो सक्सेसफुल हो गए इस मिशन में अपनी स्ट्रेटजीज से जो उन्होंने वहाँ पे अडॉप्ट की, एंड दे अवॉइडेड सिविक स्ट्राइफ, राइट।
दे आल्सो मैनेज टू अवॉइड पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। तो बेल्जियम जो है वो भी डिवाइड हो जाता, उसके भी दो देश हो सकते थे या टूट के बिखर ही जाता, ठीक है। बट जो बेल्जियम उन्होंने मॉडल वहाँ पे लाया, जो उन्होंने इनोवेटिव वेज़ लाए दो कम्युनिटीज़ को आपस में यूनाइट रखने के, वो एग्जाम्पलरी थे और वो उसमें कामयाब भी हुए। ऑन द अदर हैंड अब आप देखिए श्रीलंका में क्या हो गया। श्रीलंका फेल्ड टू मैनेज पावर शेयरिंग एफिशिएंटली एंड विटनेस्ड ए सिविल वार। वो फेल हो गए, उन्होंने वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म अडॉप्ट किया और इसलिए वहाँ पे सिविल वार हुआ और लोगों की जान का भी नुकसान हो गया। वहाँ की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस जो हैं वो भी वहाँ की उनकी भी खस्ता हाली हुई। फॉर दीज रीज़न्स, अभी इससे आप कंक्लूड करके बता सकते हो कि फॉर दीज रीज़न्स वी नीड एन एफिशिएंट पावर शेयरिंग। तो बेल्जियम की एग्जांपल देख के आप बोल सकते हो कि वहाँ पे बढ़िया तरीके से पावर शेयरिंग हुई, इसलिए बैलेंस बना। श्रीलंका की सिचुएशन से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ, उन्होंने एक ही सिनाला स्पीकिंग कम्युनिटी के पास पावर को रिटेन करके रखा। अगर वो तमिलियंस को भी पावर शेयर करते तो बैलेंस बन जाता, बैलेंस ऑफ पावर हो जाता। तो यहाँ पे ये सिचुएशन कभी नहीं आती। तो हमारे लर्निंग आउटकम्स इससे क्या निकले? पावर शेयरिंग कैन बी डिफाइंड एज ए मैनेजमेंट टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। देखिए, हमने सिचुएशन को समझ के इस डेफिनेशन को इवॉल्व किया कि पावर शेयरिंग इज़ बेसिकली एन अरेंजमेंट विच एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ए कंट्री। बेल्जियम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही बिकॉज़ उन्होंने एक अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, उन्होंने किसी भी चीज़ को फोर्सफुली किसी के ऊपर थोपा नहीं। और श्रीलंका में वाइस वर्सा हुआ, तो इसलिए वहाँ पे सिचुएशन रिज़ल्ट भी वैसा ही आया। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एंड अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वाई वी नीड पावर शेयरिंग। तो वी नीड पावर शेयरिंग बिकॉज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू आर मैनी सोशल ग्रुप्स इन ए कंट्री। सो आप समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो कॉन्सेप्ट है ये डेमोक्रेसी की एक कड़ी आगे है और इसको फर्दर आप इसके जो है डेफिनेशंस को आप कैलकुलेट करोगे, इसकी डेफिनेशंस को जो है आप गैदर करोगे और नीड में और पॉइंट्स आप ऐड अप करते जाओगे इन दोनों सिचुएशंस को कंसिडरेशन में लेते हुए। सो आज के सेशन में जो है इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।